बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। कल हम डिस्कशन कर रहे थे पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी के दरमियान। तो आज कुछ क्वेश्चन हमने उससे रिलेटेड करने हैं और फिर हम काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के दरमियान जो रिलेशन है वो सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो कल हमने जो क्वेश्चन किए थे इसमें हम मतलब अगर हमारे पास देखे ये हाइट है और इस हाइट से हम ऑब्जेक्ट को रिलीज करते हैं। इस हाइट से हम ऑब्जेक्ट को रिलीज करते हैं। ये हमारे पास कोई मतलब बिल्डिंग है या कोई हाइट है, ठीक है। ये टॉप है। इस टॉप से हम किसी ऑब्जेक्ट को रिलीज करते हैं। तो क्वेश्चन में ये है कि कभी हमसे ये पूछा जाता है कि 10 मीटर बिलो द टॉप, या सॉरी 10 मीटर बिलो द टॉप, या क्वेश्चन यू भी आ सकता है कि 5 मीटर अबव द ग्राउंड, 6 मीटर अबव द ग्राउंड, 10 मीटर अबव द ग्राउंड। तो इस डिस्टेंस को जो हम ट्रेवल करते हैं, मिसाल के तौर पर हमारे पास ये टोटल डिस्टेंस से एच है और ये हमारे पास डिस्टेंस एक्स है। डिस्टेंस एक्स हम is the distance traveled, सॉरी is the distance traveled, यानी ये वो डिस्टेंस है जो बॉडी ट्रेवल करती है, ठीक है। तो अब अगर हमने काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी है तो काइनेटिक एनर्जी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि हाफ एम वी स्क्वायर, यानी अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, gain in kinetic energy is equal to loss in the potential energy। तो इसमें हम ये x लेंगे, राइट, mgx। यानी ये mgx बेसिकली बराबर है mg h1 माइनस h2। mg क्या है? m is the mass, g is constant, h1 is the total height और h2 क्या है? यानी ये हमारे पास देखे H2 है और टोटल जो है ये हमारे पास H1 है। तो H1 माइनस H2x, तो इसको डायरेक्टली हम लिख सकते हैं कि हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू mgx। अब अगर क्वेश्चन में इस तरह आ जाए कि हमारे पास से टोटल डिस्टेंस जो है हाइट है 50 मीटर है और क्वेश्चन में हमसे ये पूछा जाता है कि कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ how much is the kinetic energy 10 मीटर बिलो द टॉप। तो बस 10 मीटर बिलो द टॉप क्या है? अब x जो है हमारे पास 10 है। या अगर क्वेश्चन इस तरह आ जाए कि कैलकुलेट दी वेलोसिटी ऑफ द बॉडी 10 मीटर और x मीटर बिलो दी टॉप, तो फिर हमारे पास वेलोसिटी कितनी होगी? वेलोसिटी इज इक्वल टू 2gx। अब ये x वो डिस्टेंस है जो बॉडी ने ऑलरेडी कवर की है। तो इस रिलेशन को यूज करके हम काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी जो है हम डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। एक्स क्या है? एक्स वो डिस्टेंस है जो बॉडी ने ट्रेवल की, राइट। अगर क्वेश्चन इस तरह आ जाए कि टोटल डिस्टेंस इज 50 मीटर और व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी 5 मीटर बिलो द टॉप, तो इसमें हम फिर यानी 5 5 मीटर बिलो बिलो दी टॉप, राइट। तो इसमें हम एक्स क्या लेंगे इन दोनों रिलेशन में, यानी काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी में एक्स हम लेंगे 5 मीटर, राइट। लेकिन अगर क्वेश्चन इस तरह आ जाए कि व्हाट इज वी और के ई, यानी हमसे क्वेश्चन में वेलोसिटी के बारे में भी पूछा जा सकता है, काइनेटिक एनर्जी के बारे में भी 5 मीटर अबव द ग्राउंड, 5 मीटर अबव द ग्राउंड, राइट। अब अगर टोटल डिस्टेंस हमारे पास, टोटल हाइट हमारे पास 50 है, तो 5 मीटर अबव का हमसे पूछा गया है क्वेश्चन में। तो इसका मतलब है कि बॉडी ने 45 मीटर डिस्टेंस कवर किया। तो इस सूरत में हम हम लेंगे 45 मीटर, राइट। तो एक्स की ये वैल्यू हम काइनेटिक एनर्जी के एक्सप्रेशन में भी यूज करेंगे, जो कि हमारे पास बराबर है mgx के, और वेलोसिटी के एक्सप्रेशन में
हो गई काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के कन्वर्जन में या वेलोसिटी कैलकुलेशन में। इसके बाद हमने जो क्वेश्चन करने हैं वो है काइनेटिक एनर्जी के ई एंड मोमेंटम, के ई एंड मोमेंटम से रिलेटेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राइट। हमारे पास के ई जो है, के ई भी मास अवर वेलोसिटी, यानी के ई में भी हमारे पास क्या है, मास है और वेलोसिटी है, और मोमेंटम में भी हमारे पास क्या है, मास और वेलोसिटी है। तो काइनेटिक एनर्जी को हम इन टर्म ऑफ मोमेंटम लिख सकते हैं, यानी अगर मैं ये एक्सप्रेशन लेता हूँ एम वी स्क्वायर, वी को मैं एम को मैं मल्टीप्लाई भी करता हूँ और एम से मैं डिवाइड भी करता हूँ, तो ये हमारे पास बन जाता है एम स्क्वायर वी स्क्वायर बाई 2m, राइट। तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास बराबर है पी स्क्वायर बाई 2m। आगे हमने इसी एक्सप्रेशन को यूज करनी है, आगे हमने इस एक्सप्रेशन को यूज करनी है। तो इसमें मुख्तलिफ केसेस हम डिस्कस करेंगे, यानी केस नंबर 1 हम ये लेते हैं कि टू बॉडीज हैविंग इक्वल मोमेंटम, यानी केस नंबर 1 में हम क्या लेते हैं, टू बॉडीज, टू बॉडीज हैविंग इक्वल मोमेंटम, राइट, टू बॉडीज हैविंग इक्वल मोमेंटम, यानी P1 हमारे पास बराबर है P2 के, इज इक्वल टू P। सो देयर काइनेटिक एनर्जी, यानी हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है, एक है मास m1, दूसरा है मास m2, और इन दोनों का मोमेंटम बराबर है, तो इनके काइनेटिक एनर्जी का आपस में क्या रिलेशन है, ke1 इज इक्वल टू P1 स्क्वायर बाई 2m1, राइट, ke1 बाई 2m1। सिमिलरली ke2 हमारे पास बराबर है P2 स्क्वायर बाई 2m2। ये मैं आप लोगों के लिए समराइज करता हूँ, ठीक है, मतलब कैलकुलेशन करते हैं, फिर आखिर में हम कंक्लूजन निकालेंगे। तो व्हाट इज द रेशो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी, द रेशो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू P1, यानी P1 स्क्वायर बाई 2m1 डिवाइड बाई P2 स्क्वायर बाई 2m2। तो चूंकि P1 और P2 बराबर है, तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें 2 के साथ, तो इससे हमारे पास आ जाता है m2 बाई m1, m2 बाई m1, यानी काइनेटिक एनर्जी जो है ke1 बाई ke2 इज इक्वल टू m2 बाई m1। तो इससे हम ये कंक्लूजन निकालते हैं कि अगर हमारे पास दोनों ऑब्जेक्ट की मासेस है वो डिफरेंट है, लेकिन मोमेंटम बराबर है, ऑब्जेक्ट m1 का मोमेंटम बराबर है ऑब्जेक्ट m2 का, तो इस केस में इनके जो एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, दे आर इनवर्सली रिलेटेड विद द मास, यानी देखिए आप, ये इनवर्स रिलेशन है मास के साथ। तो जो लाइटर मास है उसका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा, और जो हेवियर मास है उसका काइनेटिक एनर्जी कम होगा। अब दूसरे किस्म के जो क्वेश्चन है केस 2, इसमें हम ये लेते हैं कि टू ऑब्जेक्ट्स है हमारे पास, ऑब्जेक्ट है हैविंग मासेस m1 एंड m2। अब इसमें मतलब डिफरेंट मास, यानी m1 और m2 आपस में बराबर नहीं है, सच दैट m1 इज नॉट इक्वल टू m2। अब इसमें जाहिरी बात है, एक मास ज्यादा होगा दूसरा कम होगा, और उनके आपस में काइनेटिक एनर्जी बराबर है, इनके आपस में हैविंग बोथ हैव इक्वल, के ई, यानी के ई वन बराबर है के ई टू के। तो इस सूरत में P1 स्क्वायर बाई 2m1 बराबर हुआ P2 स्क्वायर बाई 2m2। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो P1 स्क्वायर बाई P2 इज इक्वल टू m1 बाई m2, राइट। तो इधर अगर आप देखें तो ये एक किस्म का डायरेक्ट रिलेशन है,
इसका मतलब है कि अगर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है, दोनों ऑब्जेक्ट का जो है काइनेटिक एनर्जी बराबर है, तो मोमेंटम किस ऑब्जेक्ट का ज्यादा होगा? तो मोमेंटम ज्यादा होगा हेवियर ऑब्जेक्ट, राइट। तो देखिए केस नंबर 1 में हमने दो ऑब्जेक्ट लिए थे, दोनों के मासेस डिफरेंट है लेकिन मोमेंटम जो है वो बराबर है। तो द काइनेटिक एनर्जी और मास का जो रिलेशन है वो इनवर्स है। काइनेटिक एनर्जी किस ऑब्जेक्ट की ज्यादा होगी? जिसकी मास वो कम है। और अगर ये रिलेशन हम मोमेंटम के लिए देखें, उस सूरत में जब दोनों ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी बराबर है, तो इस सूरत में मोमेंटम किस ऑब्जेक्ट की ज्यादा है? जिसका मास ज्यादा है। तो इससे रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चन करने हैं। इसके बाद जो दूसरे किस्म के क्वेश्चन हैं वो हमने करने हैं इंक्रीज और डिक्रीज इन दी मोमेंटम, इंक्रीज और डिक्रीज इन दी मोमेंटम। यानी हम इंक्रीज करेंगे मोमेंटम को 10%, फिर मतलब 20%, तो हम देखेंगे कि काइनेटिक एनर्जी में कितनी इंक्रीज और डिक्रीज आ जाती है। तो once again, K is equal square by 2m, right? अब हम इंक्रीज करते हैं। फॉर एग्जांपल if p is increased, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंक्रीज बाय 10%, यानी हम इसमें 10% इंक्रीज, तो हमारे पास जो P1 है वो P के बराबर है, और जो P2 है वो P प्लस 10% इंक्रीज, तो 10% का मतलब है 0.1 P, राइट। तो P2 हमारे पास P के बराबर है, P2 हमारे बराबर है 1.1 P, राइट। अब हम देखते हैं कि अगर हम इन मोमेंट में 10% इंक्रीज करते हैं तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आ जाती है, Q is equal to P2 square by 2m, राइट। तो इसको हम लिख सकते हैं 1.1 P होल स्क्वायर बाई 2m। तो जिस तरह हम 11 का स्क्वायर लेते हैं उस तरह हम 1.1 का लेते हैं, 11 का स्क्वायर बराबर है 121, तो 1.1 का स्क्वायर है वो 1.1 P स्क्वायर बाई 2m, राइट। तो ये 1.1, तो इस एक इसको हम आखिर में फिर कंक्लूड करेंगे कि इसको हमारे पास बराबर है बाई 2m प्लस 0.21 स्क्वायर बाई 2m। इसको मैंने स्प्लिट कर दिया, 1 p स्क्वायर बाई 2m को मैंने सेपरेट लिख दिया, 0.21 को मैंने सेपरेट लिख दिया, तो इसमें इंक्रीज कितना आया? 21%। अगर हम मोमेंटम को इंक्रीज करते हैं बाई 10%, काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीज बाई 21%। अब देखिए सर मैंने 11 यानी 1.1 का स्क्वायर ले लिया, अब मैं 20% इंक्रीज इन मोमेंटम। अब अगर मोमेंटम में 20% इंक्रीज इन पी, अब मोमेंटम को मैं 20% इंक्रीज करता हूं, तो हमारे पास जो P2 है वो बन जाएगा 1.2, राइट। तो अब अगर 1.2, तो इस सूरत में हमारे पास काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? P2 स्क्वायर बाई 2m। अब ये P2 हमारे पास 1.2 स्क्वायर के बराबर है, ठीक है, बाई 2m। तो इससे 10 का स्क्वायर किस चीज के बराबर है? 144, तो इसको हम लिखते हैं 1.4 p स्क्वायर बाई 2m। तो इस केस में इंक्रीज कितना आया? 44%, यानी 0.4 मीन 44%, राइट, 44%। इसी तरह अगर P इंक्रीज कर जाता है बाई 30%, तो हमारे पास जो P2 होगा वो 1.3 P होगा, और अगर इसका हम स्क्वायर लेते हैं P2 स्क्वायर
1.3 पी स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर बराबर है 169 का, तो इसको हम लिखते हैं 1.69 पी स्क्वायर। तो इसमें इंक्रीज कितना आया? 69%, राइट। अब देखे, अगर P को हम 100% इंक्रीज करते हैं, P2 इज इक्वल टू P प्लस 1P, यानी पहले हमने 10% तो ये 0.1 आया, फिर हमने 20% ये 0.2 आया, फिर हमने 30% ये 0.3 आया, राइट। तो इससे हमारे पास आया 2P। तो पी स्क्वायर हमारे पास किस चीज के बराबर हुआ? 4P स्क्वायर के बराबर हुआ। तो इसमें हमारे पास जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इसको अब अगर हम काइनेटिक एनर्जी लिखे तो ये हमारे पास इस तरह आएगा, पी स्क्वायर बाई 2m प्लस 3P स्क्वायर बाई 2m। तो इसका मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज 300% टाइम आया, 300% टाइम। तो इसको देखे, इंक्रीज इन P, इंक्रीज इन KE। अगर हम P को हम 10% इंक्रीज करते हैं तो हमारे पास ये 21%, क्योंकि हम इस सूरत में 1.1 का स्क्वायर लेते हैं। अगर हम 20% इंक्रीज करते हैं तो इस सूरत में हम 1.2 का स्क्वायर लेते हैं, जो 144 के बराबर है। तो इस सूरत में हमारे पास 44% इंक्रीज इन KE बन जाता है। इसी तरह अगर हम 30% इंक्रीज करते हैं तो हम 1.3 का स्क्वायर लेते हैं, जो हमारे पास बराबर है 169 का। तो इस सूरत में 69% इंक्रीज आ जाता है। अगर हम 40% इंक्रीज करते हैं तो फिर हम 1.4 का स्क्वायर लेंगे, और ये बराबर है 196 यानी 1.96। तो इस सूरत में 96% इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। इसी तरह अगर हम 100% इंक्रीज करते हैं मोमेंटम में, 100% इंक्रीज, तो ये बन जाता है 1.1, यानी हम फिर 2 का स्क्वायर लेते हैं तो इससे 4 आ जाता है। तो हमारे पास इनिशियल मोमेंटम जो है वो 1 है, तो ये 3। तो इस सूरत में 300% इंक्रीज है, ठीक है। ये तो हमने कर दिया इंक्रीज। तो आप लोगों ने क्या करना है, अगर 10% इंक्रीज है तो ये 11 स्क्वायर यानी 21 आ गया। अगर 1.2% इंक्रीज है यानी 20% इंक्रीज है तो ये 1.2 आ गया। अगर 3% इंक्रीज है तो ये 30%। 10% इंक्रीज 1.1, 20% इंक्रीज 1.2, 30% इंक्रीज 1.3, 40% 1.4, और इनका फिर हम स्क्वायर लेते हैं तो इस सूरत में हमारे पास 1.21, इस केस में हमारे पास 1.44, इस सूरत में हमारे पास 1.69, इस केस में हमारे पास 1.96। तो ये इंक्रीज 21%, 44%, 69%, 96% एंड 300%। अब हम इसी तरह डिक्रीज लेते हैं। अगर मोमेंटम इज डिक्रीज बाय 10%, मोमेंटम इज डिक्रीज बाय 10%, तो फिर क्या होगा? इज डिक्रीज बाय 10% डिक्रीज इन मोमेंटम। हम 10% डिक्रीज करते हैं मोमेंटम। तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास जो के है, सॉरी, इधर मैंने लिखा है P2 इज इक्वल टू P माइनस 0.1। पहले हम 0.1 को ऐड करते, अब 0.1 को माइनस करेंगे तो इससे हमारे आ जाएगा 0.9। तो अब अगर हम काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करते हैं जो बराबर है P2 स्क्वायर बाई 2m, तो P2 हमारा 9 के बराबर है, इसका हम स्क्वायर लेते हैं बाई 2m। इससे जो नया काइनेटिक एनर्जी है वो 81 स्क्वायर यानी 0.81, 0.81। इसका मतलब इंक्रीज इसमें आया, ये 1 से कितना कम है?
अगर हम काइनेटिक एनर्जी को, अगर हम मोमेंटम को बाई फैक्टर ऑफ 10% इंक्रीज करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी में जो इंक्रीज है वो 19%। इसी तरह 20% करते हैं, 20% इंक्रीज इन पी, मोमेंटम को हम 20%, तो काइनेटिक एनर्जी में जो P2 होगा, P2 कितना होगा, P माइनस 20% का मतलब क्या, 0.2 P। तो इससे हमारे पास जो नया मोमेंटम है वो 0.8 P आ गया। काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, तो हमारे पास है P2² बाई 2M, 0.8P होल स्क्वायर बाई 2M। तो इससे आया हमारे पास 0.64 P डिवाइड बाई 2M। तो ये 64% बाकी रह गया। अगर हम मोमेंटम को डिक्रीज करते हैं 20%, तो ये बाकी बच जाता है, मतलब तो इसमें जो डिक्रीज है वो कितना हो गया, यानी 1 माइनस 64, ये 38% हो गए। तो डिक्रीज डिक्रीज इन के ई एस, डिक्रीज इन के ई एस हो मच 38%, क्योंकि अगर हम 1 से -64 को माइनस करें तो ये 0.38 मीन 0.38 मीन 38%, राइट। तो इसी तरह अगर हम मोमेंटम को, इफ ये डिक्रीज P इज डिक्रीज बाय हाउ मच, P इज डिक्रीज बाय 100%, तो जो नया मोमेंटम है वो 0 होगा, क्योंकि अगर इसको 100% डिक्रीज करे तो P2 हमारे पास P माइनस P 0 आ गया। तो काइनेटिक एनर्जी, मतलब ये तो काइनेटिक एनर्जी तो 0 हो गई, काइनेटिक एनर्जी फिर क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि मोमेंटम बाई फैक्टर ऑफ 100% कब डिक्रीज हो जाता है, मोमेंटम बाई फैक्टर ऑफ 100% उस वक्त डिक्रीज हो जाता है जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में आ जाए, यानी V बिकम 0 और V बिकम 0, तो मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी दोनों 0 हो जाए। तो अब इनको जरा समराइज करते हैं। ये हम लेते हैं इंक्रीज, और फिर इंक्रीज इन के ई, ये P में इंक्रीज है, ये K में, और फिर डिक्रीज इन P एंड डिक्रीज इन के ई इन एनर्जी, राइट। तो अगर हम 10% इंक्रीज करते हैं मोमेंटम को तो काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज आ जाती है 21%। अगर इसको हम इंक्रीज करते हैं 20% तो काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज आ जाती है 44%। अगर इसको हम इंक्रीज करते हैं सॉरी 30% तो काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज आ जाती है 69%। अगर इसको हम इंक्रीज करते हैं 100% तो काइनेटिक एनर्जी में डिक्रीज आ जाती है 300%। अब अगर हम इसको 10% डिक्रीज करें तो डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इज 19%। अगर हम इसको 20% डिक्रीज करें तो काइनेटिक एनर्जी, डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इज 36%। इसी तरह अगर हम इसको 30% डिक्रीज करें तो जो नया मोमेंटम है वो 0.7 बन जाएगा, और 0.7 का स्क्वायर है 49, तो डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इज 51%, राइट। तो अब हम कुछ एमसीक्यू सॉल्व करते हैं जो हमारे बुक में है। इसके लिए हम अपना स्लाइड जरा चेंज करते हैं, हम स्लाइड को लेके आते हैं। कुछ क्वेश्चन हमने ऑलरेडी डिस्कस किए थे लास्ट लेक्चर में, कुछ क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे और कुछ क्वेश्चन बाकी थे, राइट। अब 68 तक क्वेश्चन हुए थे पहले। आज हमने लेना है अमास ऑफ
mass is allowed to move through a frictionless inclined plane height. This is h. The velocity at the bottom, right? मतलब हम क्या करते हैं वेलोसिटी के लिए, मैंने अब आप लोगों को बताया कि जो डिस्टेंस ट्रेवल हम करते हैं वेलोसिटी के लिए हम कौन सा रिलेशन यूज करेंगे, 2gx अंडर द रूट x कौन सा डिस्टेंस है जो हमने ट्रेवल किया है। अब इन प्लेन तो हमारे पास इंक्लाइन प्लेन है, लेकिन हमें हाइट गिवन है, हमें हाइट गिवन है, राइट। तो ये हाइट अब हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है नीचे, तो डिस्टेंस जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो हमने कितना ट्रेवल किया है, वो हमने h या x दोनों, क्योंकि अब जो टोटल h है वो हमने ट्रेवल किया है, तो इसको हम यू लिख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी एट द बॉटम इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट द टॉप। और अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास v जो है अंडर रूट 2gx के बराबर है, 2 और g हमारे पास क्या है 9.8, और डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितनी है h, h हमारे पास कितना है, h हमारे पास है 19.6। तो अगर इसमें मास भी गिवन है लेकिन मास का यूज नहीं है, कि अगर हमसे काइनेटिक एनर्जी के बारे में पूछे तो फिर हम काइनेटिक एनर्जी के एक्सप्रेशन में हम फिर मास पुट करेंगे, राइट। वो फिर हमारे पास होगा mgx। तो 9.8 मल्टीप्लाइड बाई 2 ये भी 19.6 के बराबर है, और ये हमारे पास ऑलरेडी 19.6 है हाइट। तो हमारे पास जो वेलोसिटी आएगी एट द बॉटम ऑफ इंक्लाइंड प्लेन इट इज 19.6 मीटर पर सेकेंड। तो द करेक्ट एक्सप्रेशन इज 19.6। A body at rest at certain position may have, यानी अगर एक बॉडी रेस्ट में है तो इसकी वेलोसिटी तो जीरो हो गई, एक्सेलरेशन जीरो है, मोमेंटम भी जीरो है क्योंकि वेलोसिटी जीरो है। लेकिन अगर ये इस बॉडी में एनर्जी होती है, और एनर्जी किस वजह से, ड्यू टू इट्स पोजीशन, तो सच बॉडी है, ये भी ऑप्शन नहीं है, ये भी ऑप्शन नहीं, ये भी करेक्ट ऑप्शन इज बी। आंसर क्या है, बी। तो अ बॉडी एट रेस्ट एट सर्टेन पोजीशन में हैव एनर्जी। A body of mass 1 kg fall from the top of the building of height 50 meters. The velocity of the body 10 meters below the top. 10 meters below the top मतलब टोटल हाइट तो बिल्डिंग की 50 मीटर है, लेकिन बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया है, 3 मीटर कवर किया है। तो अगेन इट इज अ सिंपल रिलेशन, जिस तरह मैंने आप लोगों को कहा है कि v इज इक्वल टू 2gx, राइट, 2gx। अब 2g हमारे पास 9.8 विच इज, हम इसको क्या लेते हैं 10 लेते हैं, और x कितनी है हमारे पास, x हमारे पास 10 है, क्योंकि 10 मीटर इसने डिस्टेंस कवर की है, यानी टोटल डिस्टेंस हमारे पास कितनी है 50 मीटर है, और हमसे 10 मीटर बिलो, तो x हमारे पास कितना हो गया 10 मीटर। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें, क्योंकि इधर हमने जो g की वैल्यू है वो 10 लिया है, तो इससे आ जाएगा 200, और 200 का अगर हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो दिस इज 14.1 मीटर पर सेकेंड। So the correct answer is 14.1. A body of mass m is dropped from the height it's above the ground. The velocity of the body when it has a lost half its initial potential energy. तो इसको हम वही इसी तरह करेंगे कि गेन इन के ई इज इक्वल टू लॉस इन पीई। अब इस पोजीशन पे हमसे वेलोसिटी के बारे में पूछा गया है कि जब पोटेंशियल एनर्जी हाफ हो, यानी गेन इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी, किस हाइट पे, जब बॉडी ने 50% एनर्जी लॉस की है, राइट। टू के साथ कैंसिल, एम के साथ, तो इस सूरत में हमारे पास v क्या है, v इज इक्वल टू जी एच, राइट। तो द करेक्ट आंसर इज दिस वन।
A body is allowed to fall freely from 10-meter height. It loses 30% of its energy when it first hits the ground. What height it raises after first impact? यानी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 72, हाइट जो है, हाइट 10 मीटर है और पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास बराबर है mgh। तो बॉडी का मास और जी ये तो कांस्टेंट है, जो फैक्टर वेरी करता है वो एक। फर्स्ट इम्पैक्ट के बाद जब ये बाल आके ग्राउंड को हिट करता है तो ये 30% एनर्जी लूज करता है, 30% एनर्जी लूज करता है। तो इसमें जो एनर्जी है वो 70% रह जाती है। तो जाहिर बात है कि 70% एनर्जी अगर बॉडी में है तो पहले अगर ये 10 मीटर हाइट पे था तो अब ये फर्स्ट इम्पैक्ट के बाद ये 7 मीटर हाइट तक जाएगा, क्योंकि पहले इसके पास एम बी कांस्टेंट है, जी बी कांस्टेंट है, एच, तो जो एनर्जी है वो एम जी एच। अब इसने 30% एनर्जी लूज कर दिया तो 70% एनर्जी, अब 70% एनर्जी इनको 70% हाइट तक लेके जाएगा। और 70% हाइट क्या है? 7 मीटर। आगे जो क्वेश्चन है वो रिलेटेड है इसके साथ जो इससे पहले हमने डिस्कस किए। मैं जरा इसको थोड़ा सा क्लीन कर लेता हूं क्योंकि आगे हमने कैलकुलेशन थोड़े से करने हैं, तो इसको थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं बोर्ड को। और आगे हमने ये मोमेंटम काइनेटिक एनर्जी इनसे जो रिलेटेड क्वेश्चन है वो हमने ये क्वेश्चन डिस्कस करने हैं। हमने अब मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी जो ऑलरेडी कुछ क्वेश्चन हमने कर भी लिए। Which of the following give the correct relation between the kinetic energy and momentum? तो ये तो इससे पहले हमने क्या है कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m, ये पहले वाले स्लाइड पे मैंने सॉल्व कर दिया। सो द करेक्ट एक्सप्रेशन इज when 5 times momentum of a body is equal to the kinetic energy of the same body, then its velocity। क्वेश्चन में कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि 5 टाइम मोमेंटम यानी काइनेटिक एनर्जी बॉडी के बराबर है उसी बॉडी के मोमेंटम के 5 टाइम के, राइट। तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास एम वी स्क्वायर है और ये 5 टाइम मोमेंटम हमारे पास एम वी है। तो वी स्क्वायर वी के साथ कैंसिल हो गया, एम एम के साथ हमारे पास v बाई 2 इज इक्वल टू 5। सो v इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। इस तरह ये तो जस्ट एक सैंपल क्वेश्चन है, मतलब ये क्वेश्चन मुख्तलिफ वर्डिंग में ये भी आ सकता है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू 10 टाइम ऑफ इट्स मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू 7 टाइम ऑफ मोमेंटम। मतलब जिस तरीके से भी क्वेश्चन आ जाए तो हमने काइनेटिक एनर्जी को लिखना है दैट टाइम मल्टीप्लाइड द मोमेंटम। क्वेश्चन यू भी आ सकता है कि x टाइम ऑफ द मोमेंटम, यानी इसको मैं जनरलाइज फॉर्म में लिखता हूं कि x टाइम ऑफ के ई इज इक्वल टू y टाइम ऑफ मोमेंटम p। अब ये x 1 2 3 भी हो सकता है, y भी 1 2 3 हो सकता है, तो इनको सिंप्लीफाई करके हम वेलोसिटी के लिए एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं। सो द करेक्ट आंसर इस केस में क्या है? 10। The kinetic energy of the body of mass 3 kg and momentum 6 Newton, मोमेंटम 6 न्यूटन, यानी बॉडी का जो मास है, मास हमारे पास कितनी है? क्वेश्चन नंबर 76। मास हमारे पास है, मास हमारे पास है 3 kg और मोमेंटम कितनी है? p हमारे पास है, p हमारे पास है 6 न्यूटन सेकेंड। तो के ई के बारे में हमसे पूछा गया है, तो मास तो हमें गिवन है, v का एक्सप्रेशन हम यहां से निकालेंगे, एम वी इज इक्वल टू 6, राइट। तो v इज इक्वल टू 6 बाई m और मास हमारे पास कितनी है? 3 kg। तो मोमेंटम जो वेलोसिटी है वो हमारे पास 2 मीटर पर सेकेंड। अब काइनेटिक एनर्जी किस चीज के बराबर है? काइनेटिक एनर्जी बराबर है हाफ एम वी स्क्वेयर,
हाफ, वेलोसिटी हमारे पास 2 है, सॉरी m हमारे पास 3 है और वेलोसिटी हमारे पास 2 स्क्वायर, तो ये 1/2, 3 एंड 2 4, ये 2, तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो 6 जूल, काइनेटिक एनर्जी इज 6। ये वाला जो क्वेश्चन है कि इफ द मोमेंटम इज इंक्रीज बाय 10%, काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज बाय 10%, 20%, 21%, क्योंकि ये हमने ऑलरेडी सॉल्व कर दिया है। If the momentum is decreased by 10%, then the kinetic energy, the decrease in the kinetic energy is 19%. Decrease in the kinetic energy is 19%. तो अब हम जरा स्लाइड चेंज करते हैं, इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन आगे हमने सॉल्व करने हैं। तो ये इन पे थोड़ा सा प्रैक्टिस आप लोग करें, इन पे प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये क्वेश्चन आप लोग बगैर प्रैक्टिस के सॉल्व नहीं कर सकोगे। ये बिल्कुल आप लोगों को याद आनी चाहिए। सॉरी, गलत स्लाइड हमने। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 69, क्वेश्चन नंबर 69। तो इस में क्या है कि if the momentum of the body is decreased by 20%, तो डिक्रीज बाय 20%, ये हमने क्या है 36%, 36%, ये पूरा डिटेल मैंने इसी लेक्चर में डिस्कस किया है। 10% इंक्रीज अगर मोमेंटम में है तो काइनेटिक एनर्जी 21%, 20% इंक्रीज अगर मोमेंटम में है तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज 44%, 30% इंक्रीज इन द मोमेंटम है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज बाय 69%। इसी तरह अगर 10% डिक्रीज इन द मोमेंटम है, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज बाय 19%। अगर 20% डिक्रीज है तो काइनेटिक एनर्जी विल डिक्रीज बाय 36%, और अगर 30% है तो काइनेटिक एनर्जी विल डिक्रीज बाय 51%। Two bodies with their kinetic energy in a ratio 1:4. Two bodies with their kinetic energy with the same linear momentum. So the ratio between their masses. तो ये हमने क्या है इसी लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि K1 by K2 is equal to M2 by M1, right? M1। तो अगर इनके काइनेटिक एनर्जी के दरमियान रेशो जो है वो क्या है, वो है 1:4 है, 1:4। तो मासिस के दरमियान रेशो क्या होगा, मासिस के दरमियान जो रेशो है वो अपोजिट होगा, 4:1, राइट? मासिस के दरमियान जो रेशो होगा वो 4:1 होगा। इसी एक्सप्रेशन को यूज करके तो जो मासिस का रिलेशन है वो बिल्कुल अपोजिट होगा। सो द करेक्ट, इसी तरह के क्वेश्चन दो तीन क्वेश्चन और भी इसी तरह आ रहे हैं। कभी हमें 1:4 गिवन होगा, कभी ये गिवन होगा कि मास M1 जो है वो 1 kg है, मास दूसरा जो है वो 4 kg है, कभी इसको M1 क्या कहा गया और इसको 4M। तो ये सारे बिल्कुल इसी एक जैसे क्वेश्चन है। Two bodies with their masses M1 and M2 having equal kinetic energy. If M1 and M2 are their momenta, M1 and M2 are their respective momenta, then the ratio between M1 and M2। देखिए काइनेटिक एनर्जी क्या है, दोनों ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी बराबर है, K1 is equal to K2। क्वेश्चन नंबर 81। तो इसका मतलब है कि P1 square by 2M1 is equal to P2 square by 2M2। क्वेश्चन में मोमेंटम के लिए जो वर्ड यूज हो वो M1 है, तो इसको हम यू लिखते हैं कि M1 स्क्वायर बाई 2M1। कैपिटल M1 जो है मोमेंटम को इस क्वेश्चन में रिप्रेजेंट किया गया है कैपिटल M से। M2 स्क्वायर बाई 2M2, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो M1 स्क्वायर बाई M2 square is equal to M1 by M2। तो the ratio of their momenta is
m1/2, इसको हम लिख सकते हैं m1/m2। तो इसको हम यूं भी लिख सकते हैं कि m1/m2। So the correct option is m1/m2. So the correct ratio is this one, under root m1/m2। यहाँ पे कुछ गलती हुई है क्योंकि ये वाला जो ऑप्शन है ये भी सही है। हमारे पास मोमेंटम काइनेटिक एनर्जी बराबर है, राइट, काइनेटिक एनर्जी बराबर है, तो m1 m2, तो इस सूरत में हमारे पास ये वाला ऑप्शन भी ठीक है। इस क्वेश्चन में गलती है, ये दोनों ठीक ऑप्शन है। हो सकता है ये m2/m1 हो, लेकिन ये करेक्ट ऑप्शन है, इसको ये भी करेक्ट। टू ऑब्जेक्ट हैविंग masses m and 4m, यानी बिल्कुल ये इसी तरह है। इसमें 1/4 गिवन था, मासेस में वही रेशो है, ये भी 1/4 के बराबर है, यानी ये 1 और ये 4 with the same linear momentum, with the same momentum, so the ratio of their kinetic energy will be 4:1. The ratio of their kinetic using ये जो रिलेशन है जो हमने क्वेश्चन नंबर 80 में यूज किया है। So question number 80, 82, this is almost similar. Two body A and B such that mass of B is twice that of A, or mass of A is half, having the same momentum. अब MA जो है, MB mass of B, MB क्या है, MB is twice of MA। क्वेश्चन नंबर 83, दोनों का जो मोमेंटम है वो बराबर है। तो ये रिलेशन हमने पहले ही डिस्कस किया है कि जब मोमेंटम बराबर हो तो मास काइनेटिक एनर्जी जो है वो इनवर्सली रिलेटेड विद द मास है। अगर दो ऑब्जेक्ट है, दोनों ऑब्जेक्ट का मोमेंटम बराबर है, तो जो लाइटर ऑब्जेक्ट है उसका मोमेंटम ज्यादा होगा। अब मास ए जो है ये क्या है, इट इज हाफ ऑफ द बी, या मास बी इज ट्वाइस ऑफ द ए। तो इसका मतलब है कि के ए जो है, चूंकि के एम ए कम है, इसका मतलब है कि के ए इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ के बी। इसको सॉल्व करने की जरूरत है, ये डायरेक्ट हम करेंगे, कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये मास हाफ है तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो डबल है। तो के ए इज इक्वल टू 2 kb। टू ऑब्जेक्ट हैविंग द मास 1 kg and 4 kg, ये बिल्कुल देखिए क्वेश्चन नंबर 80, क्वेश्चन नंबर 82 एंड क्वेश्चन नंबर 84, ये बिल्कुल सिमिलर है। यहाँ पे 1/4, यहाँ पे m 4m, यहाँ पे 1 kg 4 kg। तो अगेन इसका जो आंसर है वो है 4:1। A light and a heavy, a light and a heavy body have equal kinetic energy। मतलब हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है, एक थोड़ा सा लाइटर है, दूसरा हैवी है, और दोनों की काइनेटिक एनर्जी क्या है, दोनों की काइनेटिक एनर्जी बराबर है। तो इस सूरत में ये रिलेशन हमने निकाल ऑलरेडी हम कर चुके हैं कि P1/P2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1/M2। तो जो क्वेश्चन में क्या है कि which one will have greater momentum, तो द ग्रेटर मास, जो हेवियर मास है उसका मोमेंटम भी ज्यादा होगा। सो द हेवियर बॉडी हैव मोर मोमेंटम, क्योंकि मोमेंटम और मास का जो रिलेशन है वो डायरेक्ट है। अगर क्वेश्चन इस तरह आ जाए कि अगर इसका मोमेंटम बराबर हो तो फिर काइनेटिक एनर्जी किस ऑब्जेक्ट की ज्यादा होगी, जो लाइटर